का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज पर। आरडी बोर्ड क्लासेज पर हम आपको केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट हम पढ़ा रहे थे। इसके अंतर्गत 2 वीडियोज मैं आपको पहले अवेलेबल करवा चुका हूं और तीसरी वीडियो यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आपके लिए तीसरी वीडियो के अंतर्गत मैं क्रिस्टलीय ठोसों के जो टाइप्स हैं, 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं। आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल ये जो सारणी मैंने यहाँ पर बना रखी है, ये टेबल जो मैंने आपके सामने बना रखी है, केवल इस टेबल को आपको याद करना है और संपूर्ण जो प्रकार हैं क्रिस्टल के ठोस के वो सारे आपको याद हो जाएंगे केवल और केवल इस छोटी सी सारणी से। विद एग्जाम्पल हम आपको विद एग्जाम्पल हम आपको चारों टाइप्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाले बटन को जरूर दबा दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आरडी बोर्ड क्लासेज पर ठोस अवस्था ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसका पार्ट 3 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पार्ट 3 के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार होते हैं 4। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा आपका है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक ठोस, जिसे अपन नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके ठोस हैं जिनको मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आणविक ठोस की बात करेंगे। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसके अंतर्गत तीनों टाइप्स को मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आणविक जो ठोस होते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार के जो ठोस होते हैं ये कमजोर ठोस होते हैं। कहने का मतलब इनकी प्रकृति जो होती है वो मुलायम होती है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो बहुत ही क्षीण बंध पाया जाता है, जिसे अपन दुर्बल बंध कह सकते हैं। जैसे वांडरवाल्स बल है, लंदन बल है, ये सारे बल पाए जाते हैं इनके अवयवी कणों के मध्य। तो कहने का मतलब आणविक ठोस में 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकारों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अध्रुवीय ठोस की। तो अध्रुवीय ठोस जो होगा दोस्तों, इसके जो अवयवी कण होंगे वो अध्रुवीय अणु होंगे। इनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाएगा वो बहुत ही दुर्लभ बंध होगा और वो बंध होता है लंदन बल। इनकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वो मुलायम होती है और इनके मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनकी जो प्रकृति है वो मुलायम होने के कारण तथा इनका जो बंध है अवयवी कणों के मध्य जो बंध होता है वो कमजोर बंध, दुर्बल बंध होने के कारण इनका जो गलनांक है वो भी बहुत ही कम होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ठोस हीलियम है, ठोस हाइड्रोजन है, ठोस कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठोस आयोडीन है, ठोस आर्गन है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको विद एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस होता है, तो वहां पर आपको बताना है अध्रुवीय आणविक ठोस। क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है H2 और ये जो H2 है, ठोस H2 है, ये किसका एग्जाम्पल है? अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीज भी आपको याद रखनी है। अवयवी कण के बारे में आपको याद रखना है, इनके मध्य जो बंध किस प्रकार का होता है वो आपको लिखना है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, विद्युत के प्रति ये चालक या कुचालक होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो अध्रुवीय आणविक जो ठोस है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अध्रुवीय आणविक जो ठोस हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं और इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो बहुत ही कमजोर होता है। अवयवी कणों के मध्य जो बंध होता है वो दुर्बल बंध होता है, जिसका नाम होता है लंदन बल, जिसके बारे में आप 11th क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जैसे वांडरवाल्स बल है, लंदन बल है, दुदुर बल है, ये सभी बलों के बारे में आप 11th क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। वही बात करें इनकी प्रकृति की तो ये मुलायम होते हैं और इनकी जो चालकता होती है वो कुचालक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। गलनांक की अगर बात की जाए तो इनका गलनांक भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनका बंध है वो भी बहुत कम है और इनकी प्रकृति भी मुलायम है, इसलिए इनका गलनांक बहुत कम होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ठोस हीलियम, ठोस आर्गन, ठोस हाइड्रोजन, ठोस आयोडीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसके बारे में कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं, सर CCl4 में क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन विद्युत ऋणी है और कार्बन विद्युत धनी है, तो कहने का मतलब ये द्विध्रुव के
अंतर आने चाहिए। कहने का मतलब ये ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ध्रुवीय ठोस में आपका डाइपोल बनना चाहिए अर्थात द्विध्रुव बनना चाहिए। लेकिन CCl4 के अंतर्गत संरचना जो होती है वो निम्न प्रकार से होती है। कार्बन के चारों तरफ एक एक क्लोरीन जुड़े रहते हैं इस प्रकार से। अब आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसलिए क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा, इसलिए इन पर भी आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा और इस वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा क्लोरीन जो है। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक क्लोरीन ने अपनी दिशा में ही इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया है, तो कहने का मतलब ये वाला इसके जस्ट विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये वाला इस वाले को निरस्त कर देगा। तो इनका जो द्विध्रुव प्राप्त होगा, डाइपोल जो मोमेंट होगा, कहने का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, शून्य। और जब द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा तो जो अणु होगा वो कैसा होगा, अध्रुवीय होगा। इसलिए CCl4 कैसा होता है दोस्तों, अध्रुवीय होता है। इसलिए CCl4 को अपन कौन से वाले ठोस के अंतर्गत लेते हैं, अध्रुवीय ठोस के अंतर्गत लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि CCl4 किस प्रकार का ठोस है, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो कई बच्चे CCl4 में क्लोरीन को देख करके ध्रुवीय ठोस यहाँ पर लगा के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो शून्य प्राप्त होता है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य है, तो इसका मतलब ये अध्रुवीय ठोस होगा। आगे बात समझ में। तो ये अध्रुवीय ठोसों के बारे में मैंने आपको बताया। अध्रुवीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो लंदन बल होता है। इनकी प्रकृति मुलायम होती है। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और इनका जो गलनांक है वो निम्न होता है। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, ठोस हीलियम है या ठोस आपका आर्गन है, ठोस हाइड्रोजन है, ठोस आयोडीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आणविक जो ठोस है उसके अंतर्गत दूसरा वाला जो ठोस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरा वाला ठोस है ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस के बारे में अगर बात करें तो ध्रुवीय ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे। इनके मध्य जो बंध पाया जाता है अवयवी कणों के मध्य, वो द्विध्रुव बंध पाया जाता है। इनकी भी प्रकृति मुलायम होती है और ये जो बल होता है द्विध्रुव, ये भी क्या होता है दोस्तों, क्षीण बल होता है अर्थात दुर्बल बंध होता है। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, मुलायम होती है। इसलिए इनका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के कारण द्विध्रुव अणु भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे HCl है और HBr है या SO2 है, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा करके वो पूछ सकता है कि फला एग्जाम्पल किसका उदाहरण है, तो वहां पर आपको इसका एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए ध्रुवीय ठोस जो होता है वो ध्रुवीय अणु से, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। इनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो द्विध्रुव पाया जाता है। अब इसको विद एग्जाम्पल में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से ध्रुवीय ठोस के बारे में अपन बात कर रहे थे। ध्रुवीय ठोस का जो एग्जाम्पल है जैसे HCl है, तो आपको मैं बता दूं ये ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत क्यों आएगा, क्योंकि HCl के अंतर्गत आपको पता है जो क्लोरीन है वो यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा। और हाइड्रोजन पर आंशिक क्या आ जाएगा दोस्तों, धनावेश आ जाएगा। तो आपको पता है एक अणु के दो सिरे हो गए, जिस पर एक पर धनावेश और एक पर क्या है, ऋणावेश। तो कहने का मतलब यहाँ पर द्विध्रुव उत्पन्न हो गया और द्विध्रुव उत्पन्न होने की वजह से जो HCl है वो ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आता है। अब आपको मैं बताऊं कि इनके मध्य जो बॉन्ड होता है द्विध्रुव बंध किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से एक और मैंने HCl ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन HCl एक अणु है, ये दूसरा वाला HCl का अणु है। अब इन दोनों अणुओं के मध्य अगर अपन बात करें तो H पर क्या है, हाइड्रोजन पर धनावेश और क्लोरीन पर क्या है, ऋणावेश। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेशित हैं। तो आप जानते हो कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये धनावेश और ये ऋणावेश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब ये जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे वो बॉन्ड कहलाएगा आपका कौन सा, द्विध्रुव बॉन्ड, क्योंकि दो ध्रुवों को ये जोड़ने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव। क्योंकि HCl भी एक द्विध्रुव है और ये वाला HCl भी एक द्विध्रुव है। तो पहले वाले HCl जो द्विध्रुव है उसको और दूसरा वाला जो HCl है उस द्विध्रुव को जोड़ने वाला जो बंध होगा वो द्विध्रुव बंध कहलाएगा। तो कहने का मतलब जो ध्रुवीय ठोस है उसके अंतर्गत जो बॉन्ड होगा द्विध्रुव बॉन्ड होगा। तो ये यहाँ पर द्विध्रुव बंध हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रकृति मैंने बताई जो द्विध्रुव बंध है ये भी एक क्षीण होता है, दुर्बल बंध होता है, इसलिए इसकी भी प्रकृति क्या होती है, मुलायम होती है। और इनमें भी
अपन के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। और इनका भी गलनांक क्या होता है दोस्तों, निम्न। और इनके एग्जाम्पल HCl, SO2 और HBr इसके एग्जाम्पल हैं। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, हाइड्रोजन बंधित। नाम से ही क्लियर है, इस प्रकार के जो अवयवी कण होंगे हाइड्रोजन बंधित जो आणविक ठोस हैं, उसमें जो अवयवी कण होंगे वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होंगे। और दोस्तों मैंने आपको 11th क्लास में बताया होगा, आपको गुरुजियों ने बताया होगा कि जो हाइड्रोजन बंध होता है वो केवल और केवल किसके साथ बंध बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, जिसको अपन याद रखने के लिए फोन बोल सकते हैं। फोन के साथ हाइड्रोजन अगर जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। कहने का मतलब फ्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा HF अर्थात हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसके अंतर्गत हाइड्रोजन बंध है। ऑक्सीजन के साथ ये H2O के रूप में, नाइट्रोजन के साथ ये NH3 अमोनिया के रूप में बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का मतलब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके HF, H2O और NH3 कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपको मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, इसको याद रखने के लिए आप फोन याद रखें FON के रूप में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंधित हाइड्रोजन बंधित जो आणविक ठोस है उसके एग्जाम्पल HF, H2O और NH3 याद रखने के लिए आपको फोन याद रखना है। अब बात करते हैं इसके मध्य जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, अणु होंगे। जैसे HF क्या है, अणु है। H2O भी क्या है, अणु है। NH3 भी क्या है दोस्तों, अणु है। इसलिए इसके जो अवयवी कण है वो किसमें होंगे, अणु होंगे। और हाइड्रोजन और फ्लोराइड ये दो अवयवी कण हैं, ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के द्वारा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका बंध होगा हाइड्रोजन बंध। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो बंध होता है वो मजबूत होता है, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, कठोर होगी। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि HF, H2O और NH3 ये तीनों मुक्त अवस्था में, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये भी विद्युत रोधी होंगे अर्थात कुचालक प्रकृति के होंगे। और इनका जो गलनांक होगा वो निम्न से उच्च होगा। और एग्जाम्पल मैंने भी आपको पहले से ही बता दिया। यहाँ पर आणविक ठोस के अंतर्गत मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित, विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आणविक ठोस आपके समझ में आ गया होगा। आणविक ठोस के बाद दूसरे की बात करते हैं, आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस के नाम से ही क्लियर है, आयनिक ठोस मतलब आयनों से अवयवी कण क्या होंगे, आयन, और उनसे मिलकर जो ठोस बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक ठोस कहलाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि दो जो आयन होते हैं, धनायन या ऋणायन, उनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको आप फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जो आपका है स्थिर वैद्युत की, उसके अंतर्गत आपने ये पढ़ा होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बारे में या स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध के बारे में। तो आयनिक ठोस है, इनके जो अवयवी कण है वो आयन होंगे, इनके मध्य जो बॉन्ड होगा वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध होगा। और इनकी जो प्रकृति होगी दोस्तों आयनों की, वो कठोर होगी और भंगुर होगी। भंगुर का मतलब है दोस्तों चोट मारने पर बिखर जाए। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए एक नमक का ढेला लिया, उस पर आपने चोट मारी तो वो नमक का ढेला कई कणों में बिखर जाएगा, उसको बोलते हैं भंगुर प्रकृति। कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। चालकता की अगर बात की जाए तो चालकता की अपन बात करते हैं, चालकता को दो प्रकार से समझ सकते हैं। ठोस की बात की जाए तो ये ठोसीय अवस्था में तो होते हैं विद्युत के कुचालक, और द्रव अवस्था में ये होते हैं विद्युत के चालक। उसका कारण क्या है दोस्तों, कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आयनिक ठोस ठोसीय अवस्था में होते हैं विद्युत के कुचालक, जबकि गलत अवस्था में या द्रव्य अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? तो उसका आंसर आपको देना है कि जो ठोस होते हैं, आयनिक जो ठोस होते हैं, वो ठोसीय अवस्था में इनके जो आयन हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए ठोसीय अवस्था में तो ये होते हैं विद्युत के कुचालक। जबकि गलत अवस्था में ये आयनों के रूप में टूट जाते हैं, जहां पर बहुत सारे मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, जिससे ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं। और इनके गलनांक की बात की जाए, जब ये कठोर हैं, भंगुर हैं, तो इनका गलनांक भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, उच्च होगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो NaCl है, KCl है, ZnS है, CaF2 है, MgO है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे इसका जो सामान्य उदाहरण है वो NaCl है। NaCl से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो NaCl है इसको आयनों के रूप में तोड़ा जाए तो ये Na प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट जाता है। तो आप देख लीजिए ये आयनों के रूप में टूट रहा है, ये धनायन के रूप में और ये ऋणायन के रूप में। इसलिए NaCl किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अवयवी कण क्या होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, जो कि क्या है, आयन, इसलिए इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। और इन धनायन में, धन में और ऋण में मध्य जो आकर्षण बल लगेगा दोस्तों वो होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई कि इनकी
जो प्रकृति होती है वो कठोर होती है। नमक कैसा होता है? कठोर होता है, चोट मारने पर वो बिखर जाता है, इसलिए भंगुर भी होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ठोस होता है सॉलिड के रूप में, अगर अपन का नमक है NaCl, अगर वो ठोस के रूप में है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयन है वो मुक्त अवस्था का मतलब NaCl जो ठोस अवस्था में है, इसलिए ये विद्युत का क्या होगा? कुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर अपन अच्छी तरह जानते हैं कि NaCl साधारण नमक होता है, इसको अगर अपन पानी में घोलते हैं तो आप सभी जानते हो प्यारे मित्रों कि पानी में घोलने पर ये Na+ और Cl- के रूप में टूट जाता है, अर्थात आयनों के रूप में ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो Na+ और Cl- के रूप में जब ये टूटेगा तो अब आप देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गए कि नहीं मिल गए? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मिल गए, और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का क्या हो जाता है? कुचालक। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि आयनिक जो ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित या द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको आसानी से दे देना है, इस NaCl के माध्यम से आपको समझा देना है कि ठोस अवस्था में जो NaCl होता है, जो नमक होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, जबकि गलत अवस्था में इसके अंतर्गत Na+ और Cl- के रूप में आयनों के रूप में ये टूट जाता है, और आयनों के रूप में टूटने के कारण इसमें मुक्त अवस्था में क्या मिल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसलिए विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो यहाँ पर इसका जवाब आपको इस प्रकार से दे देना है। गलनांक उच्च क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है कि ये जो होता है आपका जो आयनिक ठोस होता है वो कठोर होता है, मजबूत होता है, इसके मध्य जो बॉन्ड होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जो कि बहुत ही मजबूत बंध होता है, इसलिए ये इसका जो गलनांक है वो भी क्या होता है? उच्च होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे NaCl है साधारण नमक, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, वही ZnS है जिंक सल्फाइड, CaF2 है कैल्शियम फ्लोराइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद रखें। केवल इस टेबल को याद करने पर आपको चारों प्रकार के जो ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस के जो टाइप्स हैं, वो सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने आणविक ठोस और आयनिक ठोस दोनों बता दिए हैं। आणविक ठोस के अंतर्गत 3 प्रकार के अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। उसके बाद मैंने आयनिक ठोस आपको बता दिया है। आपको याद रखने के लिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आणविक ठोस के अंतर्गत जो अध्रुवीय थे उसके जो अवयवी कण हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं, उनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो लंदन बॉन्ड पाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आणविक ठोस के अंतर्गत अध्रुवीय आणविक ठोस की। तो कहने का मतलब इनके जो अवयवी कण होंगे वो आपके अध्रुवीय अणु होंगे, इनका बॉन्ड जो होगा अवयवी कणों के मध्य जो बंध होगा वो कौन सा होगा? लंदन बंध होगा। वही बात करें इनकी प्रकृति की तो ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, और इनका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे ठोस हाइड्रोजन है, ठोस हीलियम है, ठोस आयोडीन है, ठोस कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठोस आयोडीन है और ठोस आर्गन है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। वहीं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में मैंने आपको बताया, इनके जो अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे। जी हाँ दोस्तों, इनके अवयवी कण क्या होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे, और ध्रुवीय होने के कारण इनका जो बॉन्ड होगा वो द्विध्रुव बंध होगा। ये भी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। इनकी भी प्रकृति कैसी होती है? मुलायम। इनका भी गलनांक क्या होता है? निम्न। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे HCl है और HBr है या SO2 है। वही बात करते हैं तीसरा वाला हाइड्रोजन बंधित जो आपका आणविक ठोस है, इसके अंतर्गत जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और इन अवयवी कणों के मध्य जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध कैसा होता है? एक मजबूत बंध होता है, इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? कठोर होती है। इनमें भी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, इसलिए ये भी विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन FON अर्थात फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य जुड़ करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन बंध बनाती है, इसलिए HF हो जाएगा, H2O हो जाएगा, NH3 अमोनिया हो जाएगा। ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। वही बात करी थी आयनिक ठोस की, तो नाम से ही क्लियर है, आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे। आयनों के मध्य जो बंध लगता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध होता है, और इनकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वो कठोर होती है, क्योंकि स्थिर वैद्युत आकर्षण जो बल होता है वो मजबूत बल होता है, इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? कठोर व भंगुर होती है। भंगुर का मतलब है चोट मारने पर बिखर जाए, और ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, जबकि
गलत अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, स्वचालक होते हैं। और इनका जो गलनांक है वो उच्च होगा क्योंकि ये कठोर होते हैं। और एग्जाम्पल NaCl, KCl, ZnS, CaF2, MgO इनके एग्जाम्पल हैं। तो दो के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, आणविक ठोस के बारे में और आयनिक ठोस के बारे में। अब तीसरे ठोस की बात करते हैं, धात्विक ठोस। तो दोस्तों नाम से क्लियर है, धात्विक ठोस, धातुओं के जो ठोस होंगे वो धात्विक ठोस होंगे। इनके जो अवयवी कण होंगे वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में जो धनायन है उसके कोटर होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई धात्विक है, धातु है, आयरन जैसे आपके पास धातु है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Fe+2 बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Fe+3। अब ये एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे और उस क्रिस्टल में Fe+2 का अगर क्रिस्टल है तो Fe+2 Fe+2 बहुत सारे क्रिस्टल के अंतर्गत होंगे। तो इसमें से बहुत सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन करके बाहर चले जाएंगे और ये जो Fe+2 है ये क्या कहलाएंगे? कोटर कहलाएंगे। धनायन के क्या कहलाएंगे? कोटर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब जो धात्विक ठोस हैं इनके अवयवी कण विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में धनायन के क्या होते हैं? कोटर होते हैं। इनका जो बंध होगा वो धात्विक बंध होगा। दोस्तों सीधा सी बात है, धात्विक ठोस के अंतर्गत जो बंध होगा वो धात्विक बंध होगा। इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही कठोर और आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय क्यों होती है? क्योंकि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से जो धातु होते हैं, जैसे लोहा है, लोहे को अपन पीट सकते हैं और पीटने पर वो बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब टूटता नहीं है। चोट सहन करने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर अपन बात करें चालकता की, तो धात्विक जो ठोस होते हैं उसके संपूर्ण क्रिस्टल में खूब सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और खूब सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मिलने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? चालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है वो सामान्य से उच्च होता है। एग्जाम्पल के अंतर्गत अपन कॉपर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी भी इसी के एक उदाहरण हैं। तो बात समझ में आई। धात्विक ठोस के अंतर्गत अवयवी कणों की बात की जाए तो आपको क्या याद रखना है कि धात्विक ठोस के अंतर्गत जो अवयवी कण होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन धनायनों के क्या होते हैं? कोटर होते हैं। इनके मध्य जो बंध लगता है, अवयवी कणों के मध्य जो बंध लगता है वो बंध होता है धात्विक बंध। इनकी जो प्रकृति होती है कठोर और आघातवर्धनीय होती है और इनके अंतर्गत खूब सारे मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। और ये कठोर और आघातवर्धनीय होने के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। और इनके एग्जाम्पल कॉपर है, आयरन है, कॉपर हो सकता है, आयरन मतलब लोहा हो सकता है, Ag मतलब सिल्वर हो सकता है, चांदी, और Au मतलब गोल्ड, कहने का मतलब आपका सोना हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये सभी धातु हैं। अब बात करते हैं चौथा और लास्ट है सहसंयोजक ठोस। जी हाँ दोस्तों, सहसंयोजक ठोस, इसका दूसरा नाम होता है नेटवर्क ठोस भी इसे बोलते हैं। सहसंयोजक ठोस को अपन नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही हम अपन आगे पढ़ेंगे। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं इनके मध्य जो अवयवी कण होंगे वो अधातु परमाणु होंगे। जी हाँ दोस्तों, धातु परमाणु नहीं होंगे। धातु परमाणु धात्विक ठोस के अंतर्गत आ जाएंगे और अधातु परमाणु हैं वो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आ जाएंगे। इनके जो बंध होगा वो सहसंयोजक बंध होगा। नाम से ही क्लियर है, जिस प्रकार से धात्विक ठोसों में धात्विक बंध, उसी प्रकार से सहसंयोजक ठोसों में क्या पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। इनकी भी प्रकृति क्या होती है प्यारे दोस्तों? कठोर होती है। ये विद्युत रोधी होते हैं और कुछ अपवाद स्वरूप इनमें एक आधा एग्जाम्पल विद्युत का चालन के रूप में भी होता है। जैसे ग्रेफाइट इसका एक उदाहरण है जो विद्युत का चालक होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हीरा, जो कि विद्युत का क्या होता है? को चालक होता है। तो अपवाद के लिए विद्युत का एक आध चालक भी होता है, लेकिन सामान्यतः ये विद्युत क्या होते हैं? रोधी होते हैं, अर्थात को चालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है दोस्तों उच्चतम होता है, बहुत ही ज्यादा इनका गलनांक होता है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन के अपर रूप में ग्रेफाइट, और आपको कौन सा लेना है? हीरा। और वहीं एल्युमिनियम नाइट्राइड भी इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि ग्रेफाइट जो होगा वो भी आपके किसके अंतर्गत आएगा? सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आएगा। हीरा भी आपका सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आएगा। हीरा आपका विद्युत का कुचालक, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो कहने का मतलब सहसंयोजक ठोस होते हैं, इनके जो अवयवी कण है वो अधातु परमाणु होते हैं। इन अवयवी कणों के मध्य जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध होता है। इनकी प्रकृति कठोर होती है। विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? ये कोचालक होते हैं, मतलब विद्युत रोधी होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? उच्चतम होता है। और इनके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन के अंतर्गत ग्रेफाइट और हीरा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के जो 4 टाइप्स थे उन चारों टाइप्सों को बारी बारी से मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आपको बेहद समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप हमें कमेंट कर दें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। इसी प्रकार से हमारे चैनल्स को
के साथ आप जुड़े रहें और अपनी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। धन्यवाद।